नमस्कार बच्चों। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। मैं डीसी मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल है भैया आप लोगों का? तो रीजनिंग एक्सप्रेस पर यूपीपीएससी की आरओ की जो परीक्षा है उसके लिए 27 जुलाई को जो एग्जाम होगा उसका प्रीलिम्स का ये क्लास आप लोगों के लिए चलती है, रीजनिंग की क्लास, जहां पर हम लोग प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए रीजनिंग विषय से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। है कि नहीं? है कि नहीं? ठीक। तो भैया आज के सत्र में क्या क्या है जरा वो देखते हैं। उम्मीद करते हैं आज सब लोग मस्त चकस जबरदस्त और एकदम झकास किस्म के होंगे। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की और बेहतरीन तरीके से आप सब के सब लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे। तो अब भैया शुरू किया जाए। रीजनिंग एक्सप्रेस के अंतर्गत सचिवालय श्रृंखला में आज सेट नंबर 38 के अंतर्गत कैसे कैसे क्वेश्चंस हम लोगों को मिल रहे हैं। पहले क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन आज रखा है ये, यानी कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स का है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये हमको बताना है। जरा देखिए और बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। आकृति को अगर ध्यान से देख रहे हैं तो बहुत कठिन नजर नहीं आ रहा है। सिंपल सी आकृति है जो कि बन जाएगी। जल्दी हो जाना चाहिए। आपको समय दे रहे हैं, करिए और फिर बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। फटाक से आंसर कीजिए। क्या आंसर आएगा इसका? देखो, ये हमको बॉक्स नजर आ रहा है ना, ये बॉक्स नजर आ रहा है, तो इसको बॉक्स ट्रायंगल काउंटिंग जो करते हैं वो कर लिया जाए। ठीक है, तो इस बॉक्स के अंतर्गत हमको कितने ट्रायंगल मिलेंगे? तो मैंने क्या बताया कि यदि कोई बॉक्स दिया हो और उसके अंदर ट्रायंगल्स की काउंटिंग करनी हो तो बॉक्स में जितने भी पार्ट हैं सबकी गिनती कर लो, 2 से गुणा कर दो, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स उसके बराबर होगा। तो अगर हम इसमें ऐसा करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मैक्सिमम संख्या क्या है? 8। अब अगर 8 में 2 का गुणा करते हैं तो कितना आता है? 16। यानी इस पर्टिकुलर बॉक्स से हमको 16 ट्रायंगल मिल जाएंगे। ठीक, 16 ट्रायंगल यहां से मिलने के बाद एक ट्रायंगल ये नजर आ रहा है और एक ट्रायंगल ये नजर आ रहा है, तो प्लस के 2 ट्रायंगल और हो गए। अच्छा, इतना तो मिल गया। अब अगर इन दोनों फिगर्स को हम मर्ज कर दें, भाई हमने क्या किया है, बॉक्स को अलग काउंट कर लिया, इन दोनों ट्रायंगल्स को अलग काउंट कर लिया। अब अगर हम दोनों फिगर्स को मर्ज कर दें तो दोनों फिगर्स को मर्ज करने पर क्या कोई ट्रायंगल निकल करके आएगा? जब हम इन दोनों फिगर्स को मर्ज करेंगे तो एक ट्रायंगल हमारे पास निकल करके ये आ जाएगा। ठीक है, और सिमेट्रिकली दूसरा ट्रायंगल हमारे पास निकल करके ये आ जाएगा। 2 ट्रायंगल हमको और मिल जाएंगे। क्या इसके अलावा और कोई ऐसा ट्रायंगल है जो हमको यहां पर मिल सकता है? नहीं, और कोई ट्रायंगल नहीं मिलता है, तो 2 ट्रायंगल और हो गए। कुल मिलाकर के कितना हो गया ये? 16 4 20, यानी कि 20 ट्रायंगल हमको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। दिए गए समीकरण में परसेंटेज चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से 4 विकल्प दिए गए हैं। गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। एक ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है जिसमें मैथमेटिकल सिंबल्स की जगह परसेंटेज साइन का प्रयोग किया गया है। 48%, 12%, 5%, 5%, 4 करके। हमें क्या करना है? हमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। LHS इक्वल टू RHS करना है। अब अगर LHS इक्वल टू RHS करना है तो कैसे करें? दिए गए ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस को उठा करके यहां पर उसके सिंबल्स को रखना है और उससे ही ये LHS इक्वल टू RHS होगा। ठीक, ऑप्शन चेकिंग करनी है। तो मैंने क्या बताया है, यदि सिंबल वाला क्वेश्चन दिया जाए मैथमेटिकल ऑपरेशंस में और आपको क्या करना हो, ऑप्शन चेकिंग करनी हो, तो सबसे पहले डिवाइड वाले सिंबल को चेक करा करो। ठीक है, कि डिवाइड वाले सिंबल को रख करके चेक करो कि क्या पूरा पूरा कट रहा है क्या, पहले उन्हीं सिंबल्स को हमें चेक करना है। तो जैसे हम ऑप्शन नंबर ए को रखते हैं तो 48/12 हो जाएगा। 48/12 डिविजिबल है, यानी इसको चेक करेंगे। अगर हम इसको चेक करते हैं
बी वाले ऑप्शन को इनटू डिवाइड करके, तो ये 48 इंटू 12/5 हो जाएगा। अब 48 इंटू 12/5, क्या 12 में से 5 का भाग जाएगा? नहीं, इसको चेक नहीं करेंगे। यहां पर डिवाइड अंत में रखा गया है, 5/4 क्या होगा? नहीं करेंगे। यहां पर डिवाइड फिर पहले स्थान पर रखा गया है, यानी पहले और आखिरी इन दो ऑप्शंस को हमको केवल चेक करना है। ठीक, अब जब हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं तो ये क्या बनता है हमारे पास जाकर के 48/12 परसेंटेज, दूसरा इंटू 5 हो जाएगा, फिर इक्वल में आ जाएगा तो इक्वल 5, फिर अंत में इंटू है तो इंटू 4 हो गया। अब देखो ये हो गया 12 चौको 48, 5 चौको 20, बराबर में 5 चौको 20, तो देखो 20 बराबर 20 आ गया कि नहीं आ गया? और यदि 20 बराबर 20 आ गया तो किसके लिए आया? ऑप्शन नंबर ए के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारे इस प्रश्न का उत्तर बन जाता है। ठीक है, इस तरह से जब भी मैथमेटिकल ऑप्शन इक्वेशन के क्वेश्चंस में, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चंस में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले जहां पर क्या करना है, सिंबल्स को चेक करना है, ऑप्शन चेकिंग करनी है, सबसे पहले डिवाइड वाले सिंबल्स को यूज करके चेक करके देखो, हमको सारे ऑप्शन चेक करने नहीं पड़ेंगे। ठीक, जो ऐसा मैं क्यों करूं, मान लो ये ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी पर रखा होता, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी पर रखा होता, तो हम पहले को चेक करते, फिर दूसरे को चेक करते, फिर तीसरे को चेक करते, हमारा टाइम बर्बाद होता कि नहीं होता, है कि नहीं? अब ऐसे क्या किया, मान लो ऑप्शन नंबर डी ए में रखा होता, ए वाला डी में होता, तो हम पहले को चेक करते, आंसर नहीं आता, दूसरे तीसरे से आ नहीं सकता, सीधे चौथे पे आंसर लगाते, आंसर आ जाता हमारा। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। दिए गए आंकड़ों को पढ़ें और उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का पता लगाएं जो शिक्षित और नियोजित हैं लेकिन नौकरी में पक्के नहीं हैं। तो वेन डायग्राम हमको दिया गया है और वेन डायग्राम हमको क्या दिखा रहा है? 3 लोगों के बारे में दिखा रहा है। एक सर्कल दिखा रहा है एजुकेटेड पर्संस के बारे में, दूसरा सर्कल दिखा रहा है एम्प्लॉयड के बारे में, और तीसरा एक ट्रायंगल है जो किसको दिखा रहा है? जो अपनी जॉब में कंफर्म्ड हैं, पक्के हैं, यानी संविदा कर्मचारी नहीं है, अल्टरनेट पर नहीं रखे गए हैं, उनकी जॉब कैसी है? पक्की जॉब है, पक्की नौकरी है उनकी। तो उसने हमसे कहा है कि ऐसे लोगों के बारे में पता लगाएं या ऐसे क्षेत्र के बारे में पता लगाएं जहां पर जो लोग क्या हो? शिक्षित हो, नियोजित हो, लेकिन नौकरी में पक्के ना हो, नौकरी में पक्के ना हो, शिक्षित हो, नियोजित हो, एम्प्लॉयड हो, लेकिन नौकरी में पक्के ना हो। ठीक, तो उसने किसके लिए नहीं कहा है कि नौकरी में पक्के नहीं होने चाहिए? तो नौकरी में पक्के लोग कौन हैं? ये जो ट्रायंगल वाला एरिया हमको उसने दिखाया है, ये ट्रायंगल वाला एरिया किसको दिखा रहा है? ऐसे लोगों को जो नौकरी में पक्के लोग हैं। ठीक, तो इस एरिया को क्या करना है? हटा देना है। अब जब इस एरिया को हटा देंगे तो हमें कौन से लोग मिलेंगे? ऐसे लोग जो शिक्षित हैं और शिक्षित होने के साथ साथ नियोजित भी हैं। तो शिक्षित और नियोजित का कॉमन एरिया कौन सा दिख रहा है? देखो, शिक्षित और नियोजित का कॉमन एरिया बी है, शिक्षित और नियोजित का कॉमन एरिया डी है, यानी ऐसे 2 क्षेत्र हमको मिले जहां पर लोग शिक्षित और एम्प्लॉयड हैं लेकिन उनकी नौकरी पक्की नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी कॉमा डी। कहां पर मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बी डी ये ऐसा ऑप्शन है जो शिक्षित और नौकरी पेशा लोगों को दिखा रहा है लेकिन उनकी नौकरी पक्की नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम सबके सामने, एक पंक्ति में मनु बाईं ओर से 14वें स्थान पर है, सैम दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। ठीक है, प्लेस इंटरचेंज का क्वेश्चन है और प्लेस इंटरचेंज के क्वेश्चन में कह रहा है कि पंक्ति में उपस्थित व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होगी, टोटल वैल्यू हमसे जानना चाहता है। बताइए मुझे इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है कि अगर प्लेस इंटरचेंज का क्वेश्चन है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, टोटल वैल्यू कैसे निकालनी है। इतनी देर में आ जाना चाहिए था उत्तर। ठीक है, तो जब भी आपके सामने जो क्वेश्चन आए वो किसका आए? प्लेस इंटरचेंज का, आपस में अपना स्थान बदल लेने का क्वेश्चन आए और आपसे क्या पूछे? टोटल वैल्यू पूछे। तो टोटल वैल्यू आपको कैसे मिलेगी? आफ्टर प्लेस इंटरचेंज जिसका स्थान दिया हो उसको लिख लो, यानी न्यू प्लेस ऑफ 1 पर्सन। तो अपना स्थान बदल लेते हैं तो सैम दाईं ओर से 12वां हो जाता है। आफ्टर इंटरचेंज किसका स्थान दिया है? सैम का, कितना? 12। आगे क्या करेंगे? प्लस
दूसरा व्यक्ति कौन है जिसके साथ स्थान को अदला बदली की गई है? तो सैम के बाद दूसरा व्यक्ति हमारे पास है कौन? मनु। तो दूसरा स्थान किसका लिखो? मनु का, प्लस का 14 और दोनों को जोड़ करके माइनस का 1 कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। सिंपल फंडा। अगर प्लेस इंटरचेंज का क्वेश्चन पूछा गया है और वो आपसे टोटल वैल्यू जानना चाहता है तो टोटल वैल्यू के लिए क्या करें? आफ्टर प्लेस इंटरचेंज, जब स्थान बदल गया हो तो जिसका नया स्थान दिया गया है उसका स्थान रखो। दूसरा व्यक्ति जिसके साथ स्थान बदला गया था कौन है? मनु। मनु का स्थान रखा, दोनों को जोड़ करके माइनस का 1 करो तो 12 14 26 माइनस 1 करने पर कितना आता है? 25। पंक्ति में टोटल कितने लोग होंगे? 25 लोग होंगे। ये हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये रहा अगला क्वेश्चन हम सबके सामने। कह रहा है 6 दोस्त के एल एम एन ओ और पी, 6 दोस्त हैं के एल एम एन ओ और पी, एक षटभुजाकार मेज पर समान दूरी पर बैठे हैं। षटभुजाकार मेज है, 6 भुजाएं हैं उसमें। फिर उसने कंडीशन दी के पी के सामने है, ओ एन के दाएं से दूसरे है, एन के और एल के बीच में बैठा है, एम पी के ठीक बाएं है, तो कौन ओ के ठीक दाएं बैठा है? हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ, ऐसा हमसे जानना चाहता है। तो सबसे पहले क्या बना लें? एक षटभुजाकार मेज बना लेते हैं। षटभुजाकार मेज मतलब ऐसी मेज जिसमें 6 भुजाएं हैं। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 और फिर ये 5 और 6, ये हमारे पास एक षटभुजाकार मेज हो गई। इस षटभुजाकार मेज में 6 दोस्त समान दूरी पर बैठे हैं, तो कैसे बैठे होंगे? 1 2 3 4 5 और 6 लोग। इस तरह से 6 लोग इस मेज में बैठे हुए हैं। अब कौन कैसे बैठा है उसने बताया है कि के पी के सामने है। के कहां पर बैठा है? पी के सामने बैठा है। अब अगर के पी के सामने बैठा है तो हम सामने वाली कोई भी कंडीशन यूज कर लें। ठीक, जैसे मैंने यहां पर किसको बैठा दिया? के को। अब के कहां बैठा है? पी के सामने बैठा है, तो ये हो गया पी। के कहां बैठा है? पी के सामने बैठा है। अब उसने ये तो नहीं बताया ना कि कहां देख रहे हैं, तो तुम्हारी अगर इच्छा है तो सबको बाहर दिखाओ, तुम्हारी इच्छा है तो सबको अंदर की ओर फेस करा दो। तो अगर हम सबको अंदर की ओर फेस करा देते हैं तो क्या मिलेगा? ये सारे के सारे लोग कहां फेस कर रहे हैं? अंदर की ओर फेस कर रहे हैं। के कहां है? पी के जस्ट सामने बैठा है। ठीक, फिर कहता है एन के और एल के बीच में बैठा है। ठीक है, और एम कहां बैठा है? एम पी के ठीक बाएं बैठा है। एम कहां है? पी के ठीक बाएं। तो पी हमको पता है कि यहां पर और उसके ठीक बाएं, तो अगर पी अंदर की ओर देख रहा है तो उसका बायां नीचे की ओर पड़ेगा, और एम कहां बैठा है? पी के ठीक बाएं बैठा है, तो यहां पर एम हो गया। फिर उसने बोला है कि एन कहां बैठा है? के और एल के बीच में। एन के और एल के बीच में बैठा है। अगर के यहां पर है तो भैया एन और एल को हम क्या यहां पर बैठा सकते हैं क्या? क्योंकि एन कहां बैठा है? के और एल के बीच में। अगर के यहां है तो एन को यहां, एल को यहां बैठाते, पर वो तो संभव नहीं, तो ऊपर चलें। अब अगर के यहां पर है तो के और एल के बीच में कौन है? एन। तो अगर के यहां पर है तो एक व्यक्ति छोड़ करके एल यहां पर होगा, तो यहां पर कौन आएगा? एन आ जाएगा। तो के और एल के बीच में कौन बैठा है? एन बैठा है। कौन बचा हमारे पास? केवल और केवल ओ, तो यहां पर ओ को बैठा दिया। उसने हमसे पूछा है कि ओ एन के दाएं से दूसरा है। ओ कहां पर है? एन के दाएं से दूसरा। ठीक, ये जो उसने बात कही है कि ओ एन के दाएं से दूसरा है, जब हमने ओ को यहां बैठाया तो देखो एन यहां पर है, अंदर की ओर देख रहा है, तो उसका राइट इस तरफ पड़ेगा। पहले और दूसरे स्थान पर यहां पर कौन आ गया? ओ आ गया। तो एन के दाएं से ओ दूसरा है, ऑलरेडी सेट है। तो क्या पूछा है? कहता ओ के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो भैया ये रहा ओ, अंदर की ओर देख रहा है तो उसका दायां इस तरफ पड़ेगा, तो ओ के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ नजर आ रहा है? एम। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एम ओ के ठीक दाएं बैठा हुआ है। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन। ये हम सबके सामने है, डाइस का क्वेश्चन है। एक ओपन डाइस हमको दी गई है और इस ओपन डाइस को देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है भाई इस ओपन डाइस में? इस ओपन डाइस में देखना चाहता है, कह रहा है कि उस पासे का चयन कीजिए जिसे दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। यानी कि
प्रश्न में हमारे पास एक ओपन डाइस दी गई है, ये ओपन डाइस है। इस ओपन डाइस को जब हम फोल्ड करेंगे और क्लोज्ड डाइस में कन्वर्ट करेंगे तो इनमें से कौन सा फिगर इसका एक संभावित क्लोज्ड डाइस हो सकता है, ऐसा वो हमसे जानना चाहता है। तो क्या अप्रोच क्या होनी चाहिए? अप्रोच हमारे पास एक होती है, कौन सी? ये जो ओपन डाइस दी गई है, इस ओपन डाइस में अपोजिट फेसेस को पता करना कि कौन किसके अपोजिट है। तो अगर हम अपोजिट फेसेस को पता कर लेंगे तो फिर अपोजिट फेसेस पता करने से हमको यह पता है कि डाइस में अपोजिट फेसेस कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। इस विद्या का प्रयोग करके प्रश्न का उत्तर निकाल लेंगे। अब ओपन डाइस में कौन से फेसेस हैं जो अपोजिट होते हैं? तो अल्टरनेट प्लेसेस पर, यानी एक छोड़ करके दूसरे पर आने वाले जो सतहें होती हैं, प्लेसेस होते हैं, वो क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। जैसे इस पर्टिकुलर ओपन डाइस में पहला फेस ये है, ठीक है, अल्टरनेट फेसेस, इसको छोड़ो, इस पर आए तो 2 और 4 क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। अल्टरनेट फेसेस हमको कौन कौन से मिले? 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं। फिर उसी प्रकार से ये जो एक है, एक को लिया तो 4 छोड़ा, कहां पर आए? 6 पर, यानी 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं। फिर क्या बच रहा है? 3 और 5, यानी कि 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब इसका मतलब हो गया कि जो अपोजिट फेसेस हैं वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। इन डाइसेस में चेक करते हैं जब हम जा करके, तो देखो पहली डाइस में हमको क्या क्या मिल रहा है? 2, 4 और 6। क्या 2 और 4 और 6 में कोई दो ऐसे हैं क्या जो आपस में पड़ोसी हों, सॉरी अपोजिट हों? तो देखो आपको दिख रहा है ना कि हमने निकाला है कि 2 और 4 एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। अगर भैया 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं तो वो पड़ोस में कभी भी नहीं आ सकते। ये डाइस का मूल मंत्र है, डाइस की विद्या है कि पड़ोसी फेसेस कभी भी विपरीत नहीं होते और विपरीत फेसेस कभी भी पड़ोसी नहीं होते। अगर 2 और 4 के बारे में पता है कि वो अपोजिट फेसेस हैं, विपरीत फेसेस हैं, तो वो पड़ोस में नहीं आ सकते, जबकि 2 और 4 को यहां पड़ोस में कर दिया। ऑप्शन ए कभी भी इसका क्लोज्ड डाइस फॉर्म नहीं होगा। बी क्या होगा? तो हमको पता है 3 और 5 आपस में क्या हैं? अपोजिट फेसेस हैं। अगर 3 और 5 आपस में अपोजिट फेसेस हैं तो ये भी पड़ोस में नहीं आ सकते, जबकि यहां पड़ोस में बना हुआ है। 20 का उत्तर हो गया, खत्म। फिर 1, 2 और 5, क्या 1 और 2 आपस में अपोजिट हैं? नहीं, तो पड़ोसी हो सकते हैं। क्या 2 और 5 अपोजिट हैं? नहीं, तो पड़ोसी हो सकते हैं। क्या 1 और 5 अपोजिट है? नहीं, तो ये भी पड़ोसी हो सकते हैं। यानी सी वाला फिगर बनाया जा सकता है। क्या डी वाला फिगर बना सकते हैं? नहीं, 3 और 5 अपोजिट हैं और यहां उसने पड़ोसी कर दिया, तो डी वाला फिगर भी नहीं बनेगा। यानी इस पर्टिकुलर ओपन डाइस का जब क्लोज्ड डाइस कन्वर्ट करेंगे तो केवल सी वाली डाइस है जो कि बन सकती है। ऑप्शन दिया है कहीं पर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दैट ओनली डाइस सी इज फॉर्म, यानी ओनली सी इज करेक्ट आंसर। दैट इज, जब इस डाइस को हम फोल्ड करेंगे, क्लोज्ड डाइस में कन्वर्ट करेंगे तो केवल डाइस सी ही बनेगी और कोई नहीं। ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन चेक किया जाए। कैलेंडर का क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया कैलेंडर के क्वेश्चन में? कहता है यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैंने अप्रोच क्या बताई है कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आज से, टुडे से क्वेश्चन को हमेशा शुरू करते हैं। ठीक, तो यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था तो आने वाले दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बीते कल से एक दिन पहले क्या है? शुक्रवार दिया गया है। ठीक, द डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, तो आने वाले दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद। ठीक, आज से शुरू किया जाए। अब जब हम इस क्वेश्चन को आज यानी टुडे से शुरू करते हैं तो उसने क्या कहा है? बीते कल से पहले दिन, तो आज है, आज से बीता कल, यानी जो बीत गया कल है, बीता कल से पहले दिन, तो आज बीता कल से पहले दिन, तो बीते कल से पहले वाला दिन, जस्ट पहले वाला दिन यही होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? तो आज बीता दिन से पहले दिन कौन सा दिन था? शुक्रवार का दिन था। ये कौन सा दिन था? शुक्रवार का दिन था। ठीक, उसने कहा कि बीते कल से पहले वाला दिन शुक्रवार का दिन था, तो हमने आज से शुरू किया।
बीते कल पर पहुंचे, उसके जस्ट एक दिन पहले, यानी पहले दिन कौन सा था, शुक्रवार का था। तो कहता है आने वाले दिन, ठीक है, आने वाले दिन। तो आने वाला दिन हो गया, आने वाला दिन, आने वाले दिन से अगले दिन, आने वाले दिन से अगले दिन, द नेक्स्ट डे, आने वाले दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद, के 2 दिन बाद, अगले दिन से 2 दिन बाद, तो 1 और 2, बस यहां पर आकर के रुक जाना है। 2 दिन बाद का मतलब अगले दिन से 2 दिन बाद, यानी 1 और 2। अब इसके आगे अगर तुमने एक और डंडी खींच दी, एक और दिन पर चले गए, तो बस क्वेश्चन वहीं बर्बाद है तुम्हारा, ठीक है। मैंने हमेशा बताया कि आज से एक दिन बाद क्या होगा, तो इंक्लूडिंग टुडे हो गया, आज से एक दिन बाद। तो आज से एक दिन बाद क्या आएगा, यदि आज कौन सा दिन है, फ्राइडे है, तो आज से एक दिन बाद क्या आएगा, सैटरडे आएगा। तो इंक्लूडिंग टुडे का दिन यूज होता है, इसलिए बाद, पहले, इनके लिए हमको, हमारे पास जितने दिन कह रहा है 2 दिन, तो 2 दिन बाद, बस उसके आगे नहीं जाएंगे। से, के, ये जो किताबों में और कुछ मास्टर लोग बताते हैं से हो तो ये करना है, के लिखा हो तो ये करना, इस चक्करों में पढ़ना मत, नहीं बर्बाद हो जाओगे, ठीक। तो भैया हमको यहां पर पहुंचना है कि ये कौन सा दिन है। अब सिंपली अगर ये फ्राइडे है तो ये सैटरडे होगा, तो ये संडे होगा, तो ये मंडे होगा, तो ये ट्यूसडे होगा, तो ये वेडनेसडे होगा, तो ये कौन सा दिन होगा, थर्सडे का दिन होगा। सिंपल, ठीक। अगर ये फ्राइडे था तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी गुरुवार का दिन होगा। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक। हम इतने दिन काउंट नहीं करना चाहते हैं, सीधे सीधे करें तो कैसे करें। हम यहां पर खड़े हैं, ये हमको पता है शुक्रवार है, कितने दिन आगे जा रहे हो, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन आगे जाना है। तो शुक्रवार से 6 दिन आगे जाना है हमको। चाहे तो हम शुक्रवार से 6 दिन आगे जाएं, चाहे तो हम शुक्रवार से 6 दिन आगे जाएं, या 1 दिन पीछे चले जाएं, तो भी आंसर सेम आएगा। क्यों सेम आता है, क्योंकि कुल दिन हमारे पास 7 होते हैं, इन 7 दिनों में आगे पीछे खेलना है। तो अगर शुक्रवार से 6 दिन आगे जाना है तो 7 में से 6 दिन निकल गए, बचा 1, फ्राइडे फॉरवर्ड जा रहे हो, तो अगर 6 दिन फॉरवर्ड जा रहे हो तो 1 दिन जो बचेगा उसमें कहां चले जाओ, फॉरवर्ड का अपोजिट बैकवर्ड, ठीक है। तो शुक्रवार से 1 दिन पीछे क्या आता है, बृहस्पतिवार, यानी गुरुवार हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यदि पूर्व को पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को उत्तर, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर माना जाता है, तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है। बताओ क्या उत्तर आएगा। भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है, आंसर में देख रहा हूं, आंसर बताइए। भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है, कहां होता है भारत में सूर्योदय, पूर्व दिशा में। हम सब लोग जब सूर्योदय सुबह का देखते हैं तो कहां होता है, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े होते हैं, तो हमको सूर्योदय दिखाई देता है ना। अब भगवान जाने तुम देखते भी हो कि नहीं देखते हो, कभी सूर्योदय देखा भी है कि नहीं देखा है, कि 9 बजे सो के उठ रहे हो तो कहां सूर्योदय दिखने को मिलेगा कभी, ठीक। जब तुम 9 बजे सूर्य उठोगे सो करके, 10 बजे उठोगे सो करके, तो तुमको सूर्योदय तो नजर आएगा कि यार ये तो दक्षिण की तरफ हो रहा है, क्योंकि सूरज क्या है, पूर्व में उदय होकर के दक्षिण से घूमते हुए पश्चिम की ओर जाता है, ठीक। तो तुम्हारे लिए तो वो दक्षिण हो जाएगा हमेशा, है कि नहीं। समय से उठा करो, सुबह जल्दी उठा करो, रात में पढ़ो लेकिन सुबह जल्दी उठो, ठीक। अच्छा, क्या कह रहा है, भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है। तो पहली बात, भारत में सूर्योदय कहां होता है, पूर्व दिशा में, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन से होता है। तो भारत में सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। अब क्या कहा है, कहता है यदि पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को उत्तर, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर माना जाता है, तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है। तो हमको पता है भारत में सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, और पूर्व को क्या कहा गया है, यहां पश्चिम माना गया है, ठीक है। पूर्व को क्या माना गया है, पश्चिम माना गया है। तो यदि पूर्व को पश्चिम माना गया है तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत में सूर्योदय तो होता है पूर्व में, लेकिन पूर्व को प्रश्न में पश्चिम माना गया है, तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पश्चिम, यानी आंसर नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक।
अगला क्वेश्चन, धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है और संतोष मेरी मां की इकलौती पुत्री है। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है और संतोष मेरी मां की इकलौती पुत्री है। मेरी मां का धीरज से क्या संबंध है? हाउ इज माई मदर रिलेटेड टू धीरज? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। क्या बोला उसने? आओ सॉल्व करें। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है, तो धीरज कौन हुआ भैया? धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। ठीक है, धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। संतोष मेरी मां की इकलौती पुत्री है। ठीक है, तो संतोष कौन है? इकलौती पुत्री है। किसकी? मेरी माता की। मेरी माता की इकलौती पुत्री कौन है? संतोष है। मेरी माता की इकलौती पुत्री कौन है? संतोष है। ठीक, तो मेरी माता की इकलौती पुत्री संतोष है और संतोष का इकलौता पुत्र या संतोष का पुत्र कौन है इकलौता? धीरज। तो उसने क्या पूछा है? मेरी मां का धीरज से क्या संबंध है? ये मेरी माता है और मेरी माता का संबंध किससे पूछा? धीरज से क्या होगा? अब बताओ भैया, धीरज की माता संतोष मेरी माता की इकलौती पुत्री है, यानी संतोष मेरी बहन हो गई। अगर मेरी माता की इकलौती पुत्री संतोष है, यानी संतोष की जो मां है वही मेरी मां है और संतोष का बेटा कौन है? धीरज। तो संतोष की माता धीरज के लिए क्या कहलाएगी? संतोष की माता धीरज के लिए क्या कहलाएगी? तो संतोष की माता धीरज के लिए उसकी नानी कहलाएगी और यही नानी हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। भाई यही तो पूछा उसने कि मेरी मां का धीरज से क्या संबंध है। तो मेरी मां कौन है? संतोष की माता। संतोष का पुत्र कौन है? धीरज। तो संतोष की माता संतोष के बेटे धीरज के लिए क्या कहलाएगी? नानी, यानी मैटरनल ग्रैंड मदर। सी इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताइए जरा क्या आएगा। 57, 41 वी जैसी आकृति दे दी है। ऊपर 57, 41 लिखा है, फिर लिखा है नीचे 39। सब बराबर की ही संख्याएं हैं लगभग। 63, 84 क्वेश्चन मार्क। क्या हो सकता है? सत्तावन में से 41 को घटाएं तो 16 आता है। 39 नहीं पहुंचेंगे। 7 पना 35, 4 एक कम 4 बन रहा है। ठीक, क्या हो रहा है? बना किसी से? देखो 57, 41 और नीचे लिखा है 39। 39 कैसे आया ये पकड़ा जाए तो क्वेश्चन मार्क कैसे पकड़ आ जाएगा, ये पकड़ में आ जाएगा, है कि नहीं? तो 57 को क्या किया गया है? 5 × 7 किया गया है। 41 को क्या किया गया है? 4 × 1, दोनों को जोड़ दिया तो 7 पना कितना हो गया? 35 प्लस 4 कम 4 कितना हो गया? 4। 35 और 4 दोनों जोड़ने पर कितना आएगा? 39 आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली यहां पर क्या किया जाए फिर? तो यहां पर 63 को लिखा गया है 6 तिहाई 18। ठीक है, और 84 को क्या लिखा जाएगा? 8 चौको 32। तो 32 18 कितना होता है? 50 होता है। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए? 50। ऑप्शन नंबर ए 50 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन पासे से फिर, यानी पासे से आज के सेट में 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। क्या क्वेश्चन पूछ रहे भाई पासे का? देख लेते हैं इसको भी। कहता है दिए गए चित्रों में पासे के मुखों की 2 विभिन्न दशाओं को दिखाया गया है। पहला क्वेश्चन ओपन डाइस का था, ये क्लोज डाइस का क्वेश्चन है। तो हमारे पास एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। ठीक है, पहली स्थिति ये है, दूसरी स्थिति ये है। एक ही पासे को 2 बार फेंका गया तो ये 2 अलग अलग स्थितियां हमारे पास में आई हैं। कह रहा है कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, यानी वो जानना चाहता है हमसे कि 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत में क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि 2 डाइस दिए गए हैं तो हम एक लॉजिक लगा देंगे, 2 डाइस कंपैरिजन। मैंने पढ़ाया हुआ है टॉपिक वाइज वाली क्लास में आपको, है कि नहीं? तो 2 डाइस कंपैरिजन मेथड का यूज करेंगे। जब 2 डाइस कंपैरिजन मेथड का यूज करते हैं तो क्या करते हैं? दोनों डाइसेस को चेक करते हैं।
पहली डाइस को चेक किया तो उसमें 4, 1 और 6 लिखा हुआ है, दूसरी डाइस में 1, 2 और 6 लिखा हुआ है। दोनों डाइसेस में कुछ कॉमन है क्या? 1 यहां पर भी है, 1 यहां पर भी है, 6 यहां पर भी है, 6 यहां पर भी है। तो टू डाइस कंपैरिजन क्या कहता है? टू डाइस कंपैरिजन कहता है कि यदि दी गई डाइस की दोनों स्थितियों में कोई दो फेसेस कॉमन हो जाएं, कोई दो फेसेस कॉमन हो जाएं, तो बचे हुए फेसेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी कि ये 4 और 2 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। तो 4 के विपरीत क्या आएगा? 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर बनेगा भैया। ठीक बात, क्लियर? 4 के विपरीत में क्या आएगा? 2। क्यों आया? क्योंकि दी गई डाइस की दोनों स्थितियों में दो दो फेसेस आपस में कॉमन है, तो बचे हुए फेसेस, अगर दो फेसेस कॉमन है तो बचे हुए फेसेस आपस में अपोजिट हो जाते हैं। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम सबके सामने, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अक्षर श्रृंखला का क्वेश्चन है, ठीक है, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। XERJTHPK क्वेश्चन मार्क ऐसे करके लिखा हुआ है। आओ प्लेस वैल्यू से पहचाना जाए कि क्या चल रहा है। सबसे बड़ा हथियार वही है, प्लेस वैल्यू वाला। अगर हम प्लेस वैल्यू के आधार पर चलते हैं तो x की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 24। t की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 20। तो 24 से अगर हम 20 पे जाएंगे तो ये -4 बनता हुआ नजर आएगा। ठीक, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्लेस वैल्यू पता होनी जरूरी है। यदि आपको प्लेस वैल्यू नहीं पता है तो आप ये समझ लीजिए कि रीजनिंग में बहुत कुछ आप छूट चुके हैं, और वो जो बहुत कुछ आप छोड़ चुके हैं उसके बाद रीजनिंग पढ़ने में आपको बहुत अलग स्तर की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रीजनिंग की आत्मा है अल्फाबेटिकल सीरीज, रीजनिंग की आत्मा है प्लेस वैल्यूज। अल्फाबेटिकल सीरीज के लेटर्स जो होते हैं उसकी प्लेस वैल्यूज, और उनकी प्लेस वैल्यूज को कैसे याद रखना है उसका तरीका भी मैंने आपको बाकायदा एक अलग से क्लास लेकर में सिखाया है कि सिफिलोरक्स नामक वर्ड याद रख लो। इस सिफिलोरक्स वर्ड की प्लेस वैल्यूज जो 3 के पहाड़े में होती है, अगर तुम केवल इतना याद रखोगे तो इन 6-8 लेटर्स की वैल्यूज को याद रखने के बाद तुमको पूरी की पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज की प्लेस वैल्यू, लेफ्ट से राइट से अपोजिट लेटर सब कुछ पता चल जाएगा। पर ये करना पड़ेगा, यूं ही नहीं हो जाएगा। ठीक, तो x की प्लेस वैल्यू 24 है और t की प्लेस वैल्यू 20, -4 हो रहा है। अच्छा, यहां तो पता नहीं चलेगा, यहां चेक किया जाए L से H पर। L की प्लेस वैल्यू 12, H की 8, तो 12 से 8 ये भी -4 हो रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर भी -4 होना चाहिए। अगर t -4 करेंगे तो कितना होना चाहिए? p होना चाहिए। t -4 करेंगे तो p आना चाहिए, क्योंकि 20 - 4 16, 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? p की, तो p आना चाहिए हमारे पास में। और फिर p की प्लेस वैल्यू 16 होती है, उसमें -4 करेंगे तो 12 l की वैल्यू आ जाएगी। p से केवल एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है। कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है p से? p से केवल एक ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर c। ऑप्शन ऊपर नीचे है, ऑप्शन नंबर केवल सी है जो शुरू हो रहा है। PKNL इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक, बाकी में लॉजिक क्या लग रहा है आओ चेक कर लेते हैं। जैसे E से H पर चलना है, E की वैल्यू 5, H की 8, तो E से H ये प्लस का 3 हुआ है, तो आगे भी प्लस का 3 होगा। H + 3 K हो जाएगा। ठीक, K + 3 N हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर R से P पर चलें तो R से P 18 से 16 -2, यहां पर फिर P से -2 करेंगे तो 16 - 2 14 किसकी वैल्यू होती है? N की। ठीक, N - 2 L हो गया, बिल्कुल ठीक है। फिर यहां J से K हो रहा है यानी +1, तो अगेन K + 1 करेंगे तो L हो जाएगा, तो PKNL इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा, क्या है भैया अगला क्वेश्चन? एक विद्यालय में कक्षा दोपहर 1 बजे प्रारंभ होती है। एक विद्यालय में कक्षा दोपहर 1 बजे प्रारंभ होती है और 3:52 तक चलती है। 1 बजे से लेकर के 3:52 तक चलती है। घड़ी का क्वेश्चन है। कहता है इस अवधि में इस समय में 4 अवधि यानी 4 पीरियड होते हैं। यानी दोपहर 1 बजे से जब कक्षा शुरू होती है तो 3:52 तक टोटल 4 पीरियड लगते हैं। कहता है प्रत्येक अवधि से पहले 4 मिनट का समय एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है। यानी पहला पीरियड लगा
तो पहले पीरियड से जब दूसरे पीरियड में जाएंगे तो इस कमरे से इस कमरे तक जाने में 4 मिनट का ब्रेक टाइम मिल रहा है। ठीक है, कि यहां से यहां जाने में 4 मिनट का समय लग जाएगा। ठीक, ये उसने कहा है। इस लाइन का मतलब क्या है कि प्रत्येक अवधि से पहले 4 मिनट का समय एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है। यानी एक कमरे से एक पीरियड खत्म होने के बाद जब दूसरा पीरियड शुरू होता है तो उसके बीच में 4 मिनट का ब्रेक है। ठीक, तो कह रहा बताइए कि एक पीरियड कितने मिनट का होता है, एक अवधि, एक पीरियड, एक कक्षा कितने मिनट का है, ये हमसे जानना चाहता है। ठीक, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। कक्षा कितने बजे शुरू होती है? दोपहर 1 बजे से, दोपहर 1 बजे से कब तक? 3:52 तक। ठीक है, 3:52 तक। ये टोटल कितने मिनट हो गए हमारे पास में? अगर मैं टोटल मिनट की श्रेणी में इसको गिनता हूं तो टोटल कितने मिनट हो गए भैया? 1 बजे से 2 बजे तक 60 मिनट हो गए, 1 बजे से 2 बजे तक 60 मिनट, फिर 2 बजे से 3 बजे तक 60 मिनट, फिर 3 बजे से 3:52 तक कितने? 52 मिनट। और कुल मिलाकर के ये 172 मिनट हमारे पास हो गए कि नहीं? टोटल मिनट कितने हमारे पास हैं? 172 मिनट हैं। अब इन 172 मिनट में 4 पीरियड लगते हैं। कितने कितने मिनट के पीरियड लगेंगे? तो सीधा 172 में 4 का भी भाग नहीं करोगे, 172 में 4 का भाग कर दोगे तो आएगा 43 मिनट, कि 43 मिनट का एक पीरियड है। लेकिन उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि जब फर्स्ट पीरियड लगता है, ठीक है, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड, कहता है फर्स्ट पीरियड लगा, फिर फर्स्ट पीरियड से सेकेंड पीरियड तक जाने में, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में 4 मिनट का गैप है। 4 मिनट एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है। फिर दूसरा पीरियड जब लगा होगा तो वहां से तीसरे में जाने के लिए फिर 4 मिनट का समय दिया गया होगा। फिर तीसरा पीरियड खत्म होने के बाद चौथा शुरू होने के पहले फिर से 4 मिनट का ब्रेक हमको मिला होगा। यानी 172 मिनट में कुल मिलाकर के 4 + 4 + 4 यानी कि 12 मिनट तो वेस्ट हो गए होंगे ना? हाँ या ना? 12 मिनट क्या हो गए होंगे? वेस्ट हो गए होंगे। भाई 12 मिनट तो एक कमरे से निकल करके दूसरे कमरे में जाने में चला गया हमारा। ठीक, अच्छा, पहली कक्षा जब शुरू करेंगे तब तो हमको ब्रेक चाहिए नहीं। पहली कक्षा तो हम शुरू कर रहे हैं, पहले से दूसरे में जाएंगे तब 4 का, दूसरे से तीसरे में 4 का, तीसरे से चौथे में 4 का, यानी कुल मिलाकर के 3 ब्रेक हमको मिलेंगे 4-4 मिनट के। अब टोटल हमारे पास 172 मिनट थे, उसमें से जो 12 मिनट वेस्ट हो गए हैं अगर हम उनको माइनस कर दें, 12 वेस्ट मिनट अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, तो कितना मिलेगा? 160 मिनट हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? इन 160 मिनट में कितनी कक्षाएं चली हैं? इन 160 मिनट में 4 कक्षाएं चली हैं। अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। इस 160 को अगर तुम 4 से भाग दे दो तो 4 चौको 16, कितना निकल करके आता है? 40 मिनट निकल करके आता है ना। यानी प्रत्येक कक्षा कितने मिनट की है? 40 मिनट की है। प्रत्येक टोटल 172 मिनट कक्षाएं चली हैं, उसमें 40 मिनट की एक कक्षा है, 4-4 मिनट करके एक बार दूसरी कक्षा जाने में लग गए, यानी 12 मिनट वहां वेस्ट हो गए, तो 40 मिनट की एक कक्षा हमारे पास हो गई। यानी ऑप्शन नंबर बी 40 मिनट की एक कक्षा रही है, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा नहीं था क्वेश्चन में जो आपको ना समझ में आया हो, ना कर पाए। सिंपल सा, टोटल टाइम देखा, इतने मिनट लगे, कितनी कक्षाएं लगी हैं? 4। 172 में 4 का भाग कर सकते थे सीधा, ठीक, पर वो नहीं करना था। क्यों? क्योंकि एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने में 4 मिनट का गैप दिया गया है, तो कितने गैप बनेंगे उनको हटाओ, फिर प्रश्न का उत्तर निकल आएगा तुम्हारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम सबके सामने, ये एक श्रृंखला दी गई है, क्या चल रहा है भाई? क्या चल रहा है इस श्रृंखला में? आओ चेक किया जाए। 11, 29, 65, 137, 281, क्या मल्टीप्लीकेशन चलेगा? 2 का चल सकता है, बाकी तो नहीं चलेगा। एक कॉमन नंबर 2 का बस। ठीक है, अगर हम चल करके देखते हैं तो 11 से 29 पर 11 दूनी 22 कर दें, 29 से 65 पर 29 दूनी 58 कर सकते हैं, बिल्कुल चल जाएगा। 11 दूनी 22 कर दें, पहुंचना है 29 पर, कितना जोड़ दिया जाए? 7 × 2 + 7।
29 दूनी कितना हो जाएगा 58, कहां पहुंचना है 65 में, क्या कर दो प्लस का 7, तो इंटू 2 प्लस का 7 चल रहा है। यहां पर भी 65 दूनी 130 और प्लस का 7 137, यहां पर भी इंटू 2 प्लस का 7 होगा, तो आगे भी क्या होना चाहिए इंटू का 2 और प्लस का 7 होना चाहिए। तो 281 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 28 दूनी कितना होता है 56, ठीक है, यानी कि ये हो गया 562, ठीक है, 28 दूनी 56, तो 281 इंटू 2 562, और 562 में अगर हम 7 को जोड़ें तो कितना आना चाहिए 569 आना चाहिए। कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, यही हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। आ जाओ अगला क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में चिल को कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिला है। एक निश्चित कूट भाषा में चिल को यह लिखा गया है, हार्स को यह लिखा गया है, उसी कूट भाषा में डेविल को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगेन अगर हमको प्लेस वैल्यूज पता है, अल्फाबेटिकल सीरीज की प्लेस वैल्यूज हमको पता है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान है। अगर प्लेस वैल्यूज हमको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए कठिन। ठीक, सारा का सारा खेल प्लेस वैल्यूज का। ठीक है, जैसे अगर हम प्लेस वैल्यूज के आधार पर चलते हैं तो सी की प्लेस वैल्यू क्या है 3 और एच की प्लेस वैल्यू 8। सी से एच पर जा रहे हैं तो ये प्लस का 5 नजर आ रहा है। एच से डी पर जा रहे हैं, एच की 8 डी की 4, तो एच से डी माइनस का 4 होता हुआ नजर आ रहा है। अगेन आई से एन, आई की वैल्यू 9, एन की वैल्यू 14, 9 प्लस 5 14, क्या मिला प्लस का 5। फिर एल से एच, एल की वैल्यू 12, एच की 8, अगेन माइनस का 4 है। एल की वैल्यू 12, क्यू की वैल्यू 17, यानी एल से क्यू अगेन प्लस का 5 है। लॉजिक सीधे सीधे मिल रहा है, प्लस 5 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 4 प्लस 5, ये लॉजिक है। यही लॉजिक हार्स में भी चल रहा होगा, सिंपली कि एच से एम पर जा रहे हैं प्लस का 5 दिख रहा है, ए से डब्ल्यू पर जा रहे हैं तो ए से जेड वाई एक्स डब्ल्यू माइनस का 4, यानी प्लस का 5 और माइनस का 4 यहां पर भी चल रहा है। सेम काम डेविल में यूज करें, डी प्लस 5 किया जाए, डी की प्लेस वैल्यू 4 प्लस 5 करोगे तो 9, 9 किसकी वैल्यू होती है आई की। ई माइनस 4 करोगे तो 5 में से 4 गया बचा 1, 1 किसकी वैल्यू होती है ए की। आई ए करके केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर। आगे प्लस 5 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास ए वी प्लस 5 कर रहे हैं तो v से आगे बढ़ेंगे, क्या मिलेगा एक्स वाई जेड। ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड और ए, पांचवें स्थान पर ए और फिर ई और फिर क्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर बनेगा और कोई भी नहीं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। नहीं हो गए क्या, हाँ 15 क्वेश्चन का सेट हम लोग करते हैं प्रतिदिन। यहां पर शाम को 7:30 बजे हम लोग मुलाकात करते हैं और शाम को 7:30 बजे मुलाकात करके 15 क्वेश्चन का सेट हम लोग करते हैं। ये 15 क्वेश्चन का सेट रीजनिंग का आज का कंप्लीट हुआ, जहां पर अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस हम लोग लेकर के आए। आरओ की परीक्षा को ध्यान में रख करके, उस परीक्षा को आधार बना करके उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आप लोगों का कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं मुझसे, तब तक मैं आप लोगों को कुछ कोर्सेस है जिनके बारे में बता देता हूं और आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, ये रीजनिंग एक्सप्रेस की ऑफिशियल ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। इसके डाउनलोड का लिंक डायरेक्टली क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से आप इस ऐप को कर सकते हैं डाउनलोड। डाउनलोड ना हो रही हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो या किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, क्यों डाउनलोड करें आप ऐप, तो जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको कुछ कोर्सेस हैं जो यहां पर मिलते हैं आपकी मदद के लिए, आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाने के लिए। जैसे अधिकारी बैच है जो कि कंप्लीट कोर्स है किसका, रीजनिंग का, आरओ की परीक्षा के लिए। यदि आप आरओ की परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसमें 10 से 12 या 15 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं रीजनिंग विषय के, जो आप यहां से कर लेंगे तो निश्चित तौर पर वो सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ पाएंगे, एक्यूरेसी सही होगी आपकी और आपका सिलेक्शन आपको ज्यादा नजदीक मिल जाएगा, है कि नहीं। ठीक, तो आपके सिलेक्शन में आपकी सहायता कराने के लिए ये कुछ कोर्सेस हैं मिनिमम रेट्स पर जिनको आप ले सकते हैं। ये आरओ के लिए कोर्स है रीजनिंग का अधिकारी बैच, एक फाउंडेशन कोर्स है रीजनिंग का जिसका नाम है खाकी बैच। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पर ये कोर्स दिखेगा। ये फाउंडेशन कोर्स है रीजनिंग का, कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स A to Z सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो
वनडे एग्जाम्स या जो सरकारी नौकरी की परीक्षा होती है उसके लिए कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं, किसी स्टेट की परीक्षा आप दे रहे हैं, रीजनिंग एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स को सारी चीजें यहां पर और सारे ही टॉपिक्स रीजनिंग के हम लोग यहां पर कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप यूपी पुलिस की परीक्षा देने जा रहे हैं, जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं एसआई कांस्टेबल और जेल वार्डर की, वो देने जा रहे हैं, तब तो आप जरूर इन कोर्सेज को कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको रीजनिंग विषय में वहां परेशान ना होना पड़े और रीजनिंग आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाए। आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। केवल यूपीएसआई के लिए ये शौर्य बैच है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स है रीजनिंग का उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती के लिए, जो कि अपकमिंग वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो इन वैकेंसीज के लिए आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज का लिंक डायरेक्टली क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डायरेक्टली इनको ज्वाइन कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट या हेल्प चाहिए हो तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग एक्सप्रेस का, आप यहां पर भी जुड़ सकते हैं हमसे और अपने डाउट्स को सीधे हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं इस ग्रुप को देखता हूं। इसके अंत में आप इस क्लास को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और अपनी इच्छा अनुसार क्लास को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कर लें, जिससे कि आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, चलिए आज के इस सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे और मुलाकात करते हैं आपसे अगले सत्र में। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, माता पिता की सेवा करते रहिए। मुलाकात करेंगे अगले सत्र में, तब तक धन्यवाद।